हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट हम कर लेंगे। बेसिक सी जो चीजें हैं वो हमने पढ़ ली हैं। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ा है कि डीएनए जो बना है मेनली 3 चीजों से बना है। वो है पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजनस बेस। सबसे पहले बात अगर करें पेंटोज शुगर के बारे में, तो हमने कहा, ठीक है, पेंटोज शुगर के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि जब हमने मोनोसैकेराइड देखे थे तो हमने कहा था अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोज है, 4 कार्बन है तो टेट्रोज है और 5 कार्बन है तो पेंटोज की हमने यहाँ पे बात की थी। अब हमने यहाँ पर जब देखा शुगर, जो पेंटोज शुगर है उसको हमने देखा तो 2 टाइप के हमारे पास शुगर आए थे। एक तो राइबोज शुगर है, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है। डीऑक्सीराइबोज में हमने क्या किया, ऑक्सीराइबोज में हमने क्या किया कि कार्बन नंबर 2 में हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। अब हम इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कह रहे हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आता है। इसी के साथ हमने कहा जब कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे OH ग्रुप की जगह नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे लग जाते हैं, हमने एग्जाम्पल में एडेनिन लिया है, तो अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। क्या बोला है? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को हमने क्या बोला है? न्यूक्लियोसाइड बोला है। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड से अभी न्यूक्लियोटाइड बनाना है जो कि डीएनए की क्या है? यूनिट है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड की चेन से ही पूरा डीएनए बना है। तो आगे चलते हैं और हमने स्ट्रक्चर देखा था न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें हमने क्या बात की थी, ये पूरा न्यूक्लियोसाइड है। इसमें आपने कहा कार्बन नंबर जो यहाँ पे 5th है, इसमें क्या होता है, जो फॉस्फोरिक एसिड है उसकी रिएक्शन कराते हैं और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो हमने क्या बात की है यहाँ पे, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो हमारे पास आता है दैट इज न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम देंगे इसे? न्यूक्लियोटाइड नाम देंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास आया है न्यूक्लियोटाइड। अब क्या हमने कहा न्यूक्लियोटाइड हमने बना दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना। ठीक है, हम ये देखेंगे, हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए क्या है? पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। हमने यही तो पढ़ा था, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या हमने बोला था न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। इट मीन्स कि डीएनए की यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, या न्यूक्लियोटाइड की पूरी चेन से बना होता है डीएनए। ठीक है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, अब हमें क्या सीखना है, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को अटैच कैसे करें। पहली चीज ये है, क्योंकि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। कैसे बनाते हैं हम डीएनए को? किस प्रकार से बनाते हैं, या जब हमने यहाँ पे कोडोन समझे थे, नाइट्रोजनस बेस लगाए थे, तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे क्या दिखाया था? डबल स्ट्रैंड दिखाया था। ठीक है, इस प्रकार से हमने डबल स्ट्रैंड दिखाया था, या आपने कुछ इस प्रकार से दिखाया था। इन शॉर्ट हमें क्या है, हमने ये देखा कि डीएनए क्या है, यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 यहाँ पे चेन है जो आपस में जुड़ी है। तो पहले तो हमें पहली चेन बनानी सीखनी है, जिसमें हम न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे और एक पूरी चेन बनाएंगे, यानी कि पूरी ये जो आप डंडी देख रहे हैं एक्चुअली में ये न्यूक्लियोटाइड की पूरी चेन होगी। फिर ऐसे ही दूसरी चेन होगी। अब एक चेन दूसरी चेन से कनेक्ट कैसे है, जुड़ी हुई कैसे है? आपने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमने देखा होगा। इन शॉर्ट हम ये देख रहे हैं कि एक चेन दूसरी चेन से कनेक्टेड है, लेकिन कैसे कनेक्टेड है? तो 2 चीजें हमें सीखनी है। पहला है कि न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच किया जाता है, और दूसरा है कि एक न्यूक्लियोटाइड जो चेन है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड की चेन से कैसे कनेक्ट होती है। उससे पहले एक बार न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, इतनी बात क्लियर है? तो एक बार आप लोग इसे क्या कर लेंगे, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर नोट। चलिए, ये अगर आपने नोट कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड को आपस में ज्वाइन करना यहीं पर हम सीखेंगे। फिर एक चेन को दूसरी चेन से अटैच करना हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। सबसे पहले हमें बनाने हैं 2 से 3 न्यूक्लियोटाइड हम बना लेते हैं। ठीक है, 2 से 3 अगर न्यूक्लियोटाइड हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे पी जो है उसे अटैच कर लेंगे, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को हम सिर्फ पी से डिनोट कर लें।
थोड़ा छोटा बनाते हैं जिससे आपकी 3 जो न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ पर आ जाए। ये हमारे 3 न्यूक्लियोटाइड आ गए हैं। में यहाँ पर आपके नाइट्रोजनस बेस हैं, ठीक है, क्लियर है। ये तो आपका सिंपल H है, ये आपका OH है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है। अगर हम सिंपल सा यहाँ पर इस प्रकार से ये बनाए, बाकी के 2 भी आप इसी प्रकार से यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, कर लिया। बाकी की चीजें भी ऐसी कर ले हम। हमने कहा ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है इस प्रकार से, ये आपका OH आ गया है, H है, ये H है, H है। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है। अगर आपको एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, आप यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं भी लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड है। और ये हमने P लिखा है इस प्रकार से, ये है, यानी कि T का मतलब क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपको समझना है। सेम थर्ड में भी हमने लिख लिया है, ठीक है। अब इस डायग्राम में और इस डायग्राम में आपको ये समझिए, आपको इतना ध्यान देना है, यहाँ पर आपने फॉस्फेट ग्रुप को इलेबोरेट करके लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने ग्रुप को पूरा ना लिख करके सिर्फ T से डिनोट किया है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इन्हें आपस में अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये एक पूरी चेन हमारे पास आ जाती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ध्यान देना है, कार्बन नंबर पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपने कहा नंबरिंग कार्बन की क्या है, अगर मैं ये H हटा दूं कार्बन नंबर लिखूं सिंपल सा तो चलेगा। यहाँ पर अंडरस्टूड है कि वहां पे क्या है, हाइड्रोजन होंगे, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ 5 होगा, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5 बाहर है, ठीक है। आप कार्बन नंबर 3 पे ध्यान देंगे, जो न्यूक्लियोटाइड है उसके कार्बन नंबर 3 पे ध्यान देंगे, वहां पर है OH ग्रुप, अच्छा। और नीचे आपके यहाँ पे कार्बन नंबर 3 और इसके कार्बन नंबर 5 पे ध्यान देंगे, ठीक है। इसके कार्बन नंबर 3 और इसके कार्बन नंबर 5 पे ध्यान देंगे, अगेन इसके कार्बन नंबर 3 और इसके कार्बन नंबर 5 पे हम ध्यान देंगे। अब यहाँ पर आपको फॉस्फेट जो ग्रुप है वो थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखना होगा, क्योंकि हमें क्या करानी है, रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि आपको रिएक्शन करानी है तो आपको स्पेस चाहिए होगा। पहला न्यूक्लियोटाइड आ गया है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, ठीक है। इसमें हमें जोड़ना क्या है, अब न्यूक्लियोटाइड छोटे या बड़े बने हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है, आपको सिर्फ अभी चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा यहाँ पे जुड़ा होगा फॉस्फेट ग्रुप, अगेन यहाँ पे जुड़ा होगा फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पे जुड़ा होगा फॉस्फेट ग्रुप। और कार्बन नंबर 3 पे आपने कहा ये OH यहाँ पर होगा, ये HOH है, क्योंकि कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के बीच में ही रिएक्शन होनी है, तो इसीलिए हम सिर्फ, ये है आपका नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, यही अभी तक हमने किया है। अब आप थोड़ा सा जो फॉस्फेट ग्रुप है उसे इलाबोरेट करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे आपने कहा,
ठीक है, ये हमारे पास आता है यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच है। सेम हम नीचे भी जो स्ट्रक्चर है उसे इलेबोरेट करके लिख लेंगे। ठीक है, सेम यही था। ठीक है, OH है, OH है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड है। हमने कहा ये OH है, ये OH है, और इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ डबल बॉन्ड है। सेम ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया है। अब होता क्या है, रिएक्शन होती है यहाँ पर। अगर हम कार्बन नंबर डालें तो ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। रिएक्शन जो होती है वो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के बीच में होगी। कैसे होगी, क्योंकि कार्बन नंबर 5 पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपने कहा फॉस्फेट ग्रुप है, इसका जो यहाँ पे अल्कोहल है, ये एक्चुअली में ये एसिडिक होगा, क्योंकि ये क्या है, आपने कहा क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड है। और इसका जो अल्कोहल है, आपने कहा ये OH है। तो आपने कहा कि जब अल्कोहल की रिएक्शन जब एसिड से होती है तो क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होता है, यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव होगा। सेम वही प्रोसेस है जो आपने वहां पर पढ़ी थी, और आपने कहा कि यहाँ पर इसका OH ग्रुप और इसका H जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, और इसे अगर हम इरेज कर ले ऐसे, इनके बीच में क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है। -H2O अगर मैं दिखा दूं, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया है, यहाँ पे रिमूव हो गया है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगी, देख लिया यहाँ पर भी सेम। अगर हम दिखाएं, OH लिखते हैं जैसे कि, ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अभी हमने रिमूव कर दिया है, ये रिमूव कर देंगे हम। और ये जो ऑक्सीजन है, जो ये न्यूक्लियोटाइड है, इसके जो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के बीच में लिंक हो रहा है, इसके भी 3 और 5 के बीच में हो रहा है, और ऐसे भी आगे होता चला जाएगा। अगर हम देखेंगे कि इसका कौन सा एंड है जो फ्री है, जो रिएक्शन नहीं कर रहा है, आपने कहा 5, क्योंकि यहाँ पे जो आपने का फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री है। तो क्या हमने कुछ ऐसे देखा था, 5 3 3 5 ऐसे कुछ देखा था हमने, जब हम डीएनए के क्या देखते हैं, डीएनए की जब हम चैन देखते हैं तो 5 3 5 हम देखते थे। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस न्यूक्लियोटाइड का जो यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट है वो फ्री है, तो इसीलिए से 5 हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर लास्ट आप न्यूक्लियोटाइड की चेन में लास्ट जाएंगे तो लास्ट पे आप देखेंगे कि रिएक्शन एक्चुअली में कौन कर रहे हैं, 5 और 3 रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 तो आपने कहा इंगेज है, ये इन्वर्टेड होगी ऐसे करके। पेंटो शुगर जो है वो उल्टी हो गई है, और सारी जो चीजें हैं वो पेंटो शुगर से जो है वो उल्टी हो गई हैं। ठीक है, पहले पेंटो शुगर ये था, अब पेंटो शुगर ये हो गया है। इट मीन्स की कार्बन नंबर 1 ये होगा, कार्बन नंबर 1 ये होगा, कार्बन नंबर 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, और यहाँ पे जो है फॉस्फेट जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 5। ऐसे होगा। हमने जब पूरे पेंटो शुगर ऐसे थी, पेंटो शुगर को पूरा हमने उल्टा कर दिया है। तो ये पेंटो शुगर है, इमेजिन कीजिए ये पेंटो शुगर है, इसे उठा करके इधर रख दीजिए। तो जब ये इधर होगा तो P इसका फॉस्फेट ग्रुप इधर आ जाएगा, और इसका जो नाइट्रोजनस बेस है वो इधर आ जाएगा। क्या ये सही बात की है? ऐसा क्यों हमने किया है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि दो चेन को जब हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो हम एज इट इज भी तो जोड़ सकते थे, हमने उल्टा ही क्यों किया है? हमने नहीं किया है, एक्चुअली में ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, ये नेचुरली प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये चेन कैसे बनी है ये देखिए। उसके बाद जो बॉन्ड है, बॉन्ड को हम लास्ट में एक बार सब साथ में पढ़ लेंगे। जैसे एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, और एक आपने का नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए इस प्रकार से जो पूरी चेन बनती है वो कैसे बनती है। उसके बाद हम देखेंगे एक न्यूक्लियोटाइड, एक जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड की चेन से कैसे कनेक्ट होती है, क्यों हमने यहाँ पे पेंटो शुगर को उल्टा किया है। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग देखिए।
हमने बोला था इस चेन के ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, ये है, और इस चेन के नाइट्रोजनस बेस ये है। अब हमने कहा था ये आपस में जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। तो हम क्या कह रहे हैं, एक चेन का नाइट्रोजनस बेस दूसरी चेन के नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा होगा। अब अगर हम ऐसे लिख लेंगे तो आपने कहा ये नाइट्रोजनस बेस सामने तो आ ही नहीं पा रहे, तो ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि दोनों नाइट्रोजनस बेस सामने सामने हैं, यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस के सामने क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसीलिए हम क्या करें, पेंटोस शुगर को इन्वर्टेड यहाँ पर कर दे रहे हैं। और पूरी चेन ही आपके पास ऐसे आती है इन्वर्टेड, पूरी चेन ही आपके पास क्या आएगी, इन्वर्टेड आएगी। ठीक है, तो इसे सही से बना ले। ठीक है, अब सिंपल सी हमने कहा कार्बन की नंबरिंग हम कर लेंगे, कार्बन 1 2 3 4 और 5 पे है आपका फॉस्फेट ग्रुप, 1 2 3 4 एंड ये 5 पे है, 1 2 3 4। कार्बन नंबर 1 पे आपका क्या आता है, नाइट्रोजनस बेस आता है। कार्बन नंबर 1 पे अगेन आपका क्या आएगा, नाइट्रोजनस बेस आएगा। ठीक है, ये तो है। इस चेन को पहले हमें कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, न्यूक्लियोटाइड को आपस में अटैच करके। तो हमने बोला था न्यूक्लियोटाइड का जो कार्बन नंबर 3 है वो कार्बन नंबर 5 से अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर 3 है ये कैसे होगा, इस प्रकार से अटैच होगा। ये कार्बन नंबर 3 जो है वो इस प्रकार से अटैच होगा, ऐसे ही अटैच होगा। इसका कार्बन नंबर 3 इसके कार्बन नंबर 5 से अटैच होगा, इसका कार्बन नंबर 3 इसके कार्बन नंबर 5 से क्या होगा, अटैच होगा। ठीक है, ये आपके पास चेन बन गई है। दोनों चेन में अंतर क्या है, यहाँ पर आपने क्या किया है, जो फॉस्फोरिक एसिड है उसके फॉर्मूले को आपने खोल के लिखे। यहाँ पे सिंपली हम फॉस्फेट के लिए क्या लिख रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप के लिए P लिख रहे हैं। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। चेन सेम है, बस यहाँ पर ये सीधी चेन है, ये हमने उल्टी चेन यहाँ पर कर ली है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखेंगे इसका कौन सा जो एंड है वो फ्री है। यहाँ पर कार्बन नंबर 5, कंफ्यूज नहीं करना है, ये कार्बन नंबर 5 है। ठीक है, अब हमने कहा इसका कौन सा एंड फ्री है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसका कौन सा एंड फ्री है, तो इसका जो कार्बन नंबर 3 है ये यहाँ पे फ्री होगा इस प्रकार से, ये OH यहाँ पर इस प्रकार से होगा। और अगर इसका कार्बन नंबर 5 आप देख रहे हैं ये फ्री है, क्योंकि इसका कार्बन नंबर 5 इंगेज है। ध्यान से देखें, इसका कार्बन नंबर 5 इसके साथ इंगेज है और इसका जो कार्बन नंबर 5 है इसके साथ इंगेज है। तो कौन सा एंड फ्री, 3' एंड, यहाँ पे कौन सा एंड फ्री है, कार्बन नंबर 3 फ्री है। और यहाँ पे कौन सा एंड फ्री है, आपने कहा कार्बन नंबर 5 है, तो 3' 5' यहाँ पर आया। जब भी हम यहाँ पे DNA का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर लिखते हैं, जैसे एक ये है और ये एक ये है, इसको हमने 5' 3' लिखा है, तो हमेशा ये 3' 5' होता है। आपने ये ध्यान दिया होगा जब भी हम लिखते हैं। अगर ये 5' 2 3' एंड है तो ये क्या होगा, 3' 2 5' है। इसका मतलब क्या होगा, एक चेन सीधी है तो एक चेन क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है, क्लियर है इतना, ये समझ आ गया है 5' 3' और 3' 5' का जो सिनारियो है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो आमने सामने आ गए हैं। अब इनमें कहीं पर आपको डबल बॉन्ड और कहीं पर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ये आपके DNA का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही आपके जो DNA है वो एक बहुत लंबी चेन होती है। ये मीटर में इनका क्या होता है, अगर हम देखेंगे कि कितने DNA का जो थ्रेड है वो कितना लंबा होता है, आपने कहा मीटर में होता है। आगे जाकर के हम DNA की जो लेंथ है वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो ये आपके पास आता है DNA का स्ट्रक्चर। वन नोट कर लेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लेंगे। चलिए,
नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम बात करेंगे डीएनए के लेंथ के बारे में और भी चीज़ें डीएनए के बारे में हम देखेंगे। मेन है स्ट्रक्चर तक की जो बात हमने कर ली है वो आपको क्लियर करके आना है, आपको डाउट नहीं रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने